गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रल कैलकुलस समाकलन गणित के अंदर जो डबल इंटीग्रेशन है और ट्रिपल इंटीग्रेशन उनके बारे में। कल हमने कुछ बेसिक कंडीशन देखी थी डबल इंटीग्रेशन करने के लिए और ट्रिपल इंटीग्रेशन करने के लिए। कुछ बेसिक बातें होती हैं जो डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन में हमारे लिए बेनिफिट होती हैं, जिनसे हम इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं, वो हमने डिस्कस की थी। कुछ फॉर्मूले देखे थे जिनमें एक तो था गामा फंक्शन का फॉर्मूला था, एक बीटा फंक्शन का फॉर्मूला था और एक इंटीग्रेशन था 0 to π/2 साइन की पावर mx कोस की पावर nx, उसकी वैल्यू दे रखी थी गामा की फॉर्म में। वो फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा काम में आएगा। इसके बाद हमने डिस्कस किया था मतलब गामा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेशनल नंबर दे रखा हो और रेशनल नंबर में भी पॉजिटिव रेशनल नंबर दे रखा हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हम डबल इंटीग्रेशन में पढ़ रहे थे कि इंटीग्रेशन कैसे मतलब कौन से साइड से सोल्व किया जाता है। पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करें, y के रेस्पेक्ट में करोगे या फिर x के रेस्पेक्ट। तो मैंने आपको बताया था डबल इंटीग्रेशन को राइट साइड से चेक करते हैं। राइट साइड से चलोगे, पहले अगर dy आ रहा है तो इंटीग्रेशन पहले y के रेस्पेक्ट में होगा और जो फर्स्ट इंटीग्रेशन होता है वो y की वैल्यू होती है, राइट साइड से चलना है। अगर फर्स्ट जो वैल्यू आ रही है वो dx आ रही है, इसका मतलब इंटीग्रेशन पहले x के रेस्पेक्ट में होगा और इंटीग्रेशन अगर पहले x के रेस्पेक्ट में है तो x की जो लिमिट होंगी वो कांस्टेंट भी आ सकती हैं और वेरिएबल भी आ सकती हैं। x की लिमिट आएंगी y की फॉर्म में और अगर पहले इंटीग्रेशन कर रहे हो y के रेस्पेक्ट में तो y की लिमिट आएंगी x की फॉर्म में। जो सेकेंड इंटीग्रेशन है डबल इंटीग्रेशन में उसकी लिमिट हमेशा कांस्टेंट होती हैं। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन जो आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़े हैं उनकी निश्चित समाकलन मतलब जिसमें आपको लिमिट दी हुई हो उसकी कुछ प्रॉपर्टी काम में आती हैं। वो प्रॉपर्टी हम देखते हैं। वैसे आपको जनरली आपका पढ़ा हुआ 12th क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, 12th क्लास में दे रखा था। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं जो हमारे जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। देखते हैं, एक तो प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट जो जर्नली यहाँ पर जर्नली सबसे ज़्यादा दो प्रॉपर्टी काम में आती हैं। आप उन दो प्रॉपर्टी को अगर ध्यान में रखोगे तो इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी एक तो जो काम में आती है सबसे, अगर इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी हो -a to a f(x) दे रखो dx तो इसकी वैल्यू होती है। अगर इंटीग्रेशन की लिमिट हो -a to +a मतलब माइनस जैसे π/2 + π/2 आ गया, -4 से +4 आ गया, -2 से +2 आ गया, जो भी वैल्यू है -x² से +x² आ गया, उस कंडीशन में एक वैल्यू नेगेटिव आ रही हो एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, लोअर लिमिट नेगेटिव अपर लिमिट पॉजिटिव, उस कंडीशन में जो हमारे पास इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है ये डिपेंड करता है f(x) पर। अगर f(x) इवन फंक्शन दे रखा है तब तो हम लिख सकते हैं, अगर f(x) कौन सा हो, f(x) हो इवन और f(x) हो ओड। अगर f(x) ओड वैल्यू हो या फिर f(x) इवन वैल्यू, अगर f(x) इवन वैल्यू है तब तो इसकी वैल्यू आती है 2 इंटू इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to a f(x) आएगा dx आएगा। वही अगर कंडीशन हो f(x) ओड वैल्यू हो मतलब जो फंक्शन की वैल्यू हो ओड हो, फंक्शन ओड फंक्शन हो तो वो किसके इक्वल होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 अगर ओड है तो। ठीक है, जैसे जनरली आप इंटीग्रेशन करो x² का इंटीग्रेशन करोगे, अगर -2 + 2 करोगे तो इसकी अगर वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू आएगी 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a x² की वैल्यू निकाल लो, dx की वैल्यू निकाल लो, दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। यही कंडीशन निकालोगे अगर -2 से +2 हो, x³ की वैल्यू निकालोगे dx और इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी ऑलवेज वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। क्योंकि यहाँ से देखो अब आपको ओड फंक्शन चेक करना है, इवन फंक्शन चेक करना है तो जनरली मेथड होता है x को रिप्लेस कर दो किससे, -x से।
जो भी वेरिएबल दे रखा है, अगर एफ एक्स एफ माइनस एक्स की वैल्यू आती है एफ एक्स के इक्वल, वापस प्लस में आ जाती है, तब तो फंक्शन होगा इवन फंक्शन होता है। और अगर वैल्यू आती है एफ माइनस एक्स की वैल्यू आती है माइनस एफ एक्स के इक्वल, तब फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन उस कंडीशन में फंक्शन एफ कौन सा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, और इस कंडीशन में फंक्शन होगा इवन फंक्शन होगा। ये वैल्यू एक तो प्रॉपर्टी होगी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है मोस्टली काम में आती है, क्योंकि इंटीग्रेशन की जब लिमिट दी हुई, हमने फॉर्मूला लिखा था 0 to π/2 इंटीग्रेशन के लिए। एक अगर इंटीग्रेशन की लिमिट दी हो 0 to π या 0 to π/4, तो उसको चेंज करने के लिए हमारे पास कंडीशन काम में आती है। एक जो प्रॉपर्टी काम में आएगी वो होती है 0 to 2a, मतलब फंक्शन की जो भी लिमिट दी हुई एफ एक्स डी एक्स, तो इसको भी हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू भी 2 इंटू इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to a एफ एक्स आएगा डी एक्स आएगा, और इसी की वैल्यू होगी 0। ये वैल्यू तो कब आएगी, ये वैल्यू तो आएगी जब अपर लिमिट, जो भी फंक्शन की अपर लिमिट दे रखी है, इंटीग्रेशन कर रहे हो अपर लिमिट दे रखी है, और अपर लिमिट में से अगर x को माइनस कर दें वेरिएबल को, अगर वैल्यू आ जाती है वापस किसके इक्वल, एफ एक्स के इक्वल। अपर लिमिट दे रखी है, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू दी होगी, जैसे साइन एक्स दे दिया, कोस जैसे पाई दे रखा 0 to π, यहाँ से इंटीग्रेशन करना उस कंडीशन में, तो हम ये कंडीशन काम में लेते हैं। अगर इसी की वैल्यू आती है माइनस, अगर f2a माइनस एक्स की वैल्यू आती है माइनस एफ एक्स के इक्वल, तो उस कंडीशन में इस फंक्शन की वैल्यू भी जो इंटीग्रेशन दे रखा, सॉरी फंक्शन नहीं इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये आएगी। तो ये जनरली सबसे ज़्यादा 2 प्रॉपर्टी यही काम में आती हैं। बाकी और प्रॉपर्टी आपने देखी हैं जो आपने 12th क्लास में डिस्कस की थी। अगर इंटीग्रेशन की लिमिट हो, जो भी वैल्यू दे रखी a to b, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में चेंज करोगे, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में, तो साइन नेगेटिव आता है। एक अगर इन दोनों के बीच में कोई भी एक पॉइंट दे रखा हो, a to b दे रखी लिमिट, इनके बीच में c पॉइंट लेके चलोगे तो इंटीग्रेशन को हम 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, a to c कर सकते हैं और c to b कर सकते हैं। ये कुछ और प्रॉपर्टी हैं जो काम में आती हैं। वैसे जनरली यहाँ पर 2 ही प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा काम में आती हैं, और प्रॉपर्टी हम यहाँ पर नहीं काम में आएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक और कुछ जनरली कुछ बातें और हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको जैसे कहीं पर भी आपको एरिया निकालना हो या इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी हो, इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, कोई भी वैल्यू दे रखी है, जैसे यहाँ पर सिमेट्रिक की कंडीशन निकालें, फंक्शन एफ एक्स, जो भी फंक्शन की वैल्यू दी हुई होगी, यहाँ पर एफ एक्स वाई दिया होगा, तो ये सिमेट्रिक हो सकता है। सिमेट्रिक यानी सममित, जैसे एक्स एक्सिस में जैसा ग्राफ बनेगा वैसे ही इसमें आपने कर्व ट्रेसिंग में ये पढ़ा होगा, कर्व ट्रेसिंग का ही टॉपिक है, वैसे यहाँ से काम। अगर आपने x को रिप्लेस कर दिया किससे, माइनस एक्स से, जो भी आपको फंक्शन की वैल्यू दे रखे, और फंक्शन की वैल्यू में फलन के मान में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है जो आपको वैल्यू दे रखी है। फॉर एग्जांपल यहाँ से x² = 4ay, इसमें x को रिप्लेस करोगे अगर माइनस एक्स से, तो वैल्यू आएगी वापस किसके इक्वल, x² = 4ay। तो इस कर्व का जो भी ग्राफ बनेगा वो सिमेट्रिक होगा किसके रेस्पेक्ट में, अगर x की वैल्यू रख रहे हो तो सिमेट्रिक होगा किसके, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक, मतलब y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में जितना जैसा ग्राफ बनेगा वैसे ही पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। और आप जानते भी हो ये इक्वेशन होती है किसकी, पैराबोला की इक्वेशन, और पैराबोला की इक्वेशन होती है ग्राफ बनेगा कौन सी एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, मतलब ग्राफ बनता है इसका इस प्रकार, यस ये बनता है इसका ग्राफ पैराबोला। जैसा y एक्सिस के इस तरफ आएगा नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, वैसा ही ग्राफ y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, यही इसका ग्राफ बनता है, मतलब सिमेट्रिक की कंडीशन हम निकाल सकते हैं। सेम यही कंडीशन आएगी किसके लिए, अगर y के स्थान पर वैल्यू पुटअप करोगे -y और कोई भी चेंजमेंट नहीं हो, नो चेंज, तो ग्राफ
होगा, जो कर्व होगा वो सिमेट्रिक होगा, कर्व का जो ग्राफ बनेगा वो सिमेट्रिक होगा, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। हो गए। सेम यही कंडीशन अप्लाई होगी अगर दोनों दे रखे हों, ये भी तो हो सकता है दोनों एक्सिस के, अगर दोनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में है, एक्स और वाई दोनों के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक आ जाता है, तो सिमेट्रिक कब आएगा, जब x की वैल्यू -x और y की वैल्यू -y वैल्यू पुटअप करोगे। तो अगर कर्व में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, इक्वेशन ऑफ कर्व नो चेंजमेंट, देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस, दोनों के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। आप सोच रहे होंगे आप सर ये क्यों बता रहे हो, ये इसलिए बता रहा हूँ जैसे आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अगर सिमेट्रिक दे रखा है किसके रेस्पेक्ट में, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में जब भी इंटीग्रेशन करोगे आप तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप किसके रेस्पेक्ट, किससे, 2 से, और फिर इंटीग्रेशन की आप लिमिट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, आगे वाली वैल्यू रख सकते हो, नहीं तो आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ से रखनी पड़ेगी। ईजी हो जाता है, इंटीग्रेशन सॉल्व करने में ईजी रहता है, इसलिए हम सिमेट्रिक कंडीशन फाइंड आउट करें। और एरिया में तो आपको सिमेट्रिक की कंडीशन निकालनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं इधर वाले का इंटीग्रेशन निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, इधर वाले का इंटीग्रेशन निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा। जब दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। लेकिन एरिया कभी भी 0 नहीं होता है, मतलब वैल्यू क्या आएगी, इसका ट्वाइस आता है एरिया, फिर ये कंडीशन। अब हम कुछ इंटीग्रेशन करते हैं, आपको जर्नली समझ में आ गया होगा। इसके जो बेसिक बातें हैं, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ में आ गए। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे। ज़्यादा नहीं है, कुछ नॉर्मल से दे रखे हैं, वो आप सोल्व कर सकते हो यहाँ से, वो हम सोल्व करेंगे। ये दे रखे आपको इजीली समझ में आ जाएंगे इंटीग्रेशन की, जो मतलब किस प्रकार आपको डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो सबसे पहले हम डबल इंटीग्रेशन की क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको लिमिट दी हुई होगी। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट ही दे रखा है, एग्जांपल लिख सकते हो या क्वेश्चन लिख सकते हो, क्वेश्चन लिखो तो क्वेश्चन लिख सकते हो, क्वेश्चन नहीं दे रखा क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दे, इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 to 3, इंटीग्रेशन 1 to 2, एक्स वाई दे रखा है, एक्स प्लस वाई दे रखा है, डी एक्स दे रखा है और डी वाई दे रखा है। ये इंटीग्रेशन है, इसको आपको सोल्व करना है। तो पहले मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन आपको कौन से साइड से स्टार्ट करना है, राइट साइड से। इंटीग्रेशन वैसे ही करने जैसे आप पहले करते थे, राइट साइड से स्टार्ट करोगे तो पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, वाई के, और y के लिए इंटीग्रेशन भी कौन सा होगा, इधर से चलोगे तो फर्स्ट यही आएगा। तो ये इंटीग्रेशन किसका है, y की वैल्यू है, यहाँ पर ये लिमिट भी किसकी है, y की लिमिट है। तो इंटीग्रेशन जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको x को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मतलब x क्या हो गया उस कंडीशन में कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ से देखो इंटीग्रेशन होगा, पहले सोल्व करोगे तो 0 to इंटीग्रेशन की लिमिट 3, पहले इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में, तो x तो कांस्टेंट है y के रेस्पेक्ट, इंटीग्रेशन y को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो इंटीग्रेशन आएगा 1 से 2, y को मल्टीप्लाई किया तो x y आएगा प्लस आ जाएगा y स्क्वायर, और इंटीग्रेशन पहले किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में पहले y के रेस्पेक्ट में, ये लिमिट भी किसकी है, y की, क्योंकि इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो इधर पहले इंटीग्रेशन यही आएगा, ये लिमिट किसकी है, y के। इसके बाद आ जाएगा dx, इसके बाद मतलब इंटीग्रेशन हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के। ये इंटीग्रेशन होगा कब, x को कांस्टेंट मानते हुए, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, x कांस्टेंट रहेगा, x कांस्टेंट है, x अचर रहेगा। अब x को कांस्टेंट मानोगे, जैसे x वैसे ही है, जैसे x इक्वल आपने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, एक बार आपको वैसे मतलब जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो तो आपको x को इसी प्रकार लेके चलना है, x कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ओनली y का करना है तो इंटीग्रेशन आएगा 0 to 3 x, यहाँ से वैल्यू x कांस्टेंट, y का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करोगे x आएगा y² अपॉन 2 आएगा।
फिर वाई स्क्वायर का करोगे तो वाई क्यूब अपॉन में आएगा 3 और इसकी लिमिट थी 1 to 2। इसके बाद इंटीग्रेशन होगा x के रेस्पेक्ट में, इस इंटीग्रेशन की लिमिट ये आ गई। यहाँ से वैल्यू आएगी 0 to 3 आएगा, x आएगा। लिमिट पुटअप करोगे, ध्यान रखना लिमिट भी आपको y के मतलब जो इंटीग्रेशन आपने y के रेस्पेक्ट में किया है तो इंटीग्रेशन की लिमिट भी आप y की ही पुटअप करोगे। y के स्थान पर ही आपको लिमिट पुटअप करनी है, ना कि x के स्थान पर। अगर x के स्थान पर आपने लिमिट रख दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले y कर रहे हो तो y की लिमिट y के स्थान पर रखोगे तो वैल्यू यहाँ से क्या आएगा 2 की पावर 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी 2x। यहाँ से रखोगे तो 2 की पावर 3 8 होगा, तो 8 अपॉन में आ गए 3 ये आएगा। अब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में जनरली आप इंटीग्रेशन करते हो, सेम वही इंटीग्रेशन है। वैल्यू देखो क्या आएगी, यहाँ से आएगा मल्टीप्लाई करोगे तो 2x³ आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 8/3 x आएगा। और इसका इंटीग्रेशन होगा x के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 3। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, x³ का करोगे तो x की पावर 4 अपॉन में 4 आएगी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x की पावर 4 अपॉन 2 बचेगा। यहाँ से आएगा 8/3, x का करोगे तो x² अपॉन 2 तो 4/3 x² है। लिमिट पुटअप कर सकते हैं 0 to 3। लिमिट पुटअप करोगे वैल्यू आएगी 3, यहाँ से पुटअप करोगे 3 की पावर कितनी हो गई 4 मतलब 81 और यहाँ से आएगा अपॉन 2 प्लस 4/3, 3 into 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 into 3 आएगा 12 है। ये वैल्यू 0 पुटअप करोगे -0 आएगा और 0 पुटअप करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। सॉल्व कर सकते हो, 24 आएगा, 24 प्लस कितना आ जाएगा 81, ये हो जाएगा 105 आएगा। और यहाँ से वैल्यू अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। जनरली बस इतना ही। अब एक वेरिएबल वाला बता देता हूँ, फिर इसके आगे हम लिमिट फाइंड आउट करने वाले करेंगे क्वेश्चन। जो सेकंड है, सेकंड देखते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, 5 या 6 दिन की एक्सरसाइज आपकी, ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगता टाइम। अगर जनरली आप खुद से क्वेश्चन सोल्व करते हो, जैसे आपको दे रखा है एक जिसमें लिमिट दे रखी है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ये दे रखा है इंटीग्रेशन दे रखा है 0 to a और सेकंड इंटीग्रेशन दे रखा है 0 to √a² दे रखा है -x² दे रखा है। इंटीग्रेशन दे रखा है x² dx dy, ये आपको वैल्यू दे रही है। मतलब पहले वही है, इंटीग्रेशन पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा y के रेस्पेक्ट में, इसके बाद इंटीग्रेशन आपको x के रेस्पेक्ट में। पहले y के रेस्पेक्ट में करोगे, ये इसी का इंटीग्रेशन है किसका y का। राइट साइड से स्टार्ट करोगे तो यही वैल्यू आएगी। इंटीग्रेशन आ गया 0 to a। अब x y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x² तो कांस्टेंट हो गया, y का इंटीग्रेशन करोगे तो y² अपॉन 2 आएगा, यहाँ से आ जाएगा x² और इनटू आएगा y² अपॉन 2 आएगा। इसकी इसने लिमिट दे रखी है 0 to √a² -x², ये वैल्यू। इसके बाद क्या आएगा dx आएगा, यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a, आ जाएगी वैल्यू। इंटीग्रेशन करोगे यहाँ से वैल्यू पुटअप करो, y² है तो a² -x² अपॉन में क्या आएगा 2 तो कांस्टेंट है, बाहर रख सकते हो कोई बात, 1/2 कांस्टेंट बाहर रखनी, x²। अपर लिमिट पुटअप करोगे तो वैल्यू आएगी a² आ गया -x² आ गया, इनटू आ जाएगा dx, क्योंकि 0 पुटअप करोगे -0 तो वैल्यू 0 आएगी, यहाँ से 0 पुटअप। तो अब इंटीग्रेशन आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। मैंने आपको बताया भी था y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y की लिमिट
वेरिएबल भी आ सकती है, और इससे पहले हमने क्या उसमें कांस्टेंट आ रही है। y की लिमिट किसकी फॉर्म में आ रही है, x की फॉर्म में। y की लिमिट हमेशा x की फॉर्म में आएगी, x की लिमिट हमेशा y की फॉर्म। और सेकंड इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो हमेशा कांस्टेंट आती है। यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे, वैल्यू आएगी 1/2 इंटीग्रेशन, x को मल्टीप्लाई कर दोगे 0 to a आ गया, तो ये आएगा a² x² माइनस आ गया x की पावर 4, ये आ जाएगा dx। इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, a² x² माइनस x की पावर 4, वैल्यू आएगी यहाँ से x² का इंटीग्रेशन करोगे तो x³ 3, 1/2 तो पहले से है, x³ 3 आएगा, a² आ गया x³ 3 माइनस आएगा x की पावर 5 आ गया, अपॉन में आ जाएगा 5। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to a, लिमिट पुटअप करोगे वैल्यू आएगी 1/2, x इक्वल a पुटअप करोगे तो a की पावर 5 मतलब हो जाएगा a की पावर 5 अपॉन 3 माइनस आएगा a की पावर 5 अपॉन में आ जाएगा 5 माइनस 0, x के स्थान पर वैल्यू पुटअप करोगे -0, तो वैल्यू क्या आएगी, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ से। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 15 5 आएगा, 5 - 3 आएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा a की पावर 5 अपॉन में आ जाएगा 15 आएगा, ये इसका आंसर आएगा। डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन बहुत इजी हैं, आपने डिफ्रेंशिएशन किए हैं उससे भी, अगर आपने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए तो इंटीग्रेशन बहुत इजी है। ये भी आगे और देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं कोई भी, फिर हम करेंगे कल जो क्वेश्चन करेंगे वो लिमिट फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन करेंगे कि इन इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लिमिट फाइंड आउट करना बहुत इजी है, आराम से सोल्व कर सकते हो देख, क्योंकि कुछ ऐसे इंटीग्रेशन भी दिए होंगे जिसमें आपको एरिया दिया होगा, लेकिन इंटीग्रेशन की आपको जो लिमिट है वो खुद फाइंड आउट करनी होगी, सेल्फ फाइंड आउट करनी है, उसमें आपको लिमिट नहीं दी हुई होगी। वो क्वेश्चन हम करें। एक और देख लेते हैं, ऐसा ही एक इंटीग्रेशन और दे रखा है, उसकी वैल्यू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इंटीग्रेशन दे रखा है 0 to a, और सेकंड इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर दे रखा है, इसने सेकंड इंटीग्रेशन की वैल्यू दे रखी है 0 to √a² माइनस y², ये वैल्यू दे रही। इंटीग्रेशन दे रखा है √a² माइनस x² माइनस y² dy dx, ये दे रखा। अब इस इंटीग्रेशन को वैसे देखोगे ना तो आपको ये लगेगा कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लेकिन इंटीग्रेशन इजी सा है, आपके अगर फॉर्मूले ध्यान में है तो आराम से कर सकते। यहाँ से देखो dy dx दे रखा, मतलब पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y भी कांस्टेंट है, a भी क्या है, कांस्टेंट, मतलब इन दोनों को साथ में लिख दो। पहले इंटीग्रेशन हो गया 0 to a, फिर आएगा इंटीग्रेशन √a² माइनस y²। यहाँ से मैंने लिख दिया a भी कांस्टेंट हो गया, y भी कांस्टेंट हो गया, माइनस आ गया x² हो गया dy dx। अब आपने इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, अगर इंटीग्रेशन हो यहाँ पर तो x की वही है, x के a² माइनस x², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसकी वैल्यू आपने पढ़ी होगी, और वैल्यू किसके इक्वल आती है, इसका आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। यहाँ से इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आती है वो आएगी साइन, पहले तो आएगा x/2 आएगा, फिर आएगा √a² माइनस x² आएगा, मतलब इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है x/2 √a² माइनस x², फिर आएगा a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a आता है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे ना x के रेस्पेक्ट में तो ये वैल्यू होती है। सेम वही तो है, यहाँ पर a के स्थान पर वैल्यू क्या आ गई, a² के स्थान पर वैल्यू है a² माइनस y², मतलब इसको लिख सकते हैं √a² माइनस y² की पावर 2 लिख सकते हैं।
वही कंडीशन आ गई। जहाँ पर ए था, ए के स्थान पर वैल्यू क्या आ गई, सिर्फ इतना ही चेंज करना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस इंटीग्रेशन सेम वही वैल्यू है, कांस्टेंट हो गए दोनों। इसमें वैल्यू चेक करके देखो, सेम यही फॉर्मूला बनेगा, फिर आपको यही वैल्यू। अब इसमें वैल्यू रख दो, इसका आपको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो वैल्यू आएगी। ये तो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, यहाँ से इसी फॉर्मूले से वैल्यू थी x/2, x है x/2, रूट ऑफ जो भी रूट में वैल्यू है एज इट इज़ आएगी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्थान पर वैल्यू क्या आएगी, ये a हो गया तो a स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये वैल्यू आएगी। इनटू आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, x और अपॉन में आ गया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। इंटीग्रेशन हमने पहले किसके रेस्पेक्ट में किया है, x के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट भी x की ही लिमिट है। x की लिमिट क्या दे रखी थी, 0 to दे रखा है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा फिर ये वैल्यू। अब यहाँ से देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा 0 to a, वैल्यू पुटअप करनी है, x के स्थान पर वैल्यू पुटअप कर दो, वहाँ पर ये वैल्यू पुटअप करोगे x के स्थान पर, x स्क्वायर है तो a स्क्वायर आएगा माइनस वाई स्क्वायर, माइनस का जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू तो 0 होगी। फिर यहाँ से वैल्यू पुटअप करोगे तो वैल्यू साइन इनवर्स आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सेम यही वैल्यू आएगी, तो साइन इनवर्स 1 हो गया और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये तो वैल्यू एज इट इज़ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, इनटू आ गया साइन इनवर्स 1 आएगा, साइन इनवर्स 1 π/2 हो गया। मतलब यहाँ से वैल्यू फिर 0 पुटअप करोगी तो ये वैल्यू 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा, और अगर 0 इसमें पुटअप करोगे तो 0 साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, मतलब वापस क्या आएगा -0। और अब इसका इंटीग्रेशन करना आपको किसके रेस्पेक्ट में, सॉरी y के रेस्पेक्ट में। अब इसका इंटीग्रेशन करना आपको y के रेस्पेक्ट में। यहाँ से साइन इनवर्स π/2 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, ये आपको पता है। यहाँ से ये तो कांस्टेंट आ गई, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो गई π/2, तो π/2 अपॉन 2 तो π/4, इंटीग्रेशन 0 to a आएगा और a स्क्वायर आ गया माइनस वाई स्क्वायर आ गया, इनटू आ जाएगा dy। ये आपके इंटीग्रेशन किए हुए हैं। यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी π/4 आएगा, यहाँ से आएगा a³ ए स्क्वायर इंटू वाई आएगा माइनस y³ अपॉन 3 आएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट पुटअप करनी है और इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। बस यही काम है। अगर यहाँ तक इजीली सॉल्व हो गए तो ऐसे इंटीग्रेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो आराम से, जो आपको इंटीग्रेशन दे रखे हैं। इन इंटीग्रेशन की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आया हुआ, आराम से अगर पढ़ोगे ध्यान से तो आराम से समझ में आएगा। इंटीग्रेशन मेरी गारंटी है, इंटीग्रेशन आपको सबसे इजी लगेगा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। अगर समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें, मतलब औरों को भी बताएं। आपको इसको शेयर करना है जितना, जहाँ तक हो सके, जितना से जितना हो उतना आपको शेयर करना है। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो फिर नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे। ओके।